नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग आज बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक सिद्धांत, जिन्हें डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी के नाम से हम जानते हैं। तो श्वेता कुमारी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और विश्वास रखना कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। मैं बिना समय गवाए आपका भैया यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की, और इसमें हम लोग बात करेंगे भैया कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे कि यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने पढ़ा। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम DPSP बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? DPSP। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब हमने संविधान का स्रोत पढ़ा था, हमने वहां पर बात की थी कि किस देश के संविधान से लिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि सर आयरलैंड के संविधान से। हो सकता है उसका मैंने मैसेज ना देखा हो, मैं आज उसको देख लूँगा, ठीक है? आप परेशान ना हो मेरी बहन, मैं ज़रूर उनको देख लूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं ये होते क्या हैं, इन्हें क्यों भारतीय संविधान में शामिल किया गया, इनका उद्देश्य क्या था। कि DPSP जब हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे और आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे। कहाँ से? अगर मैं बात करूं कि हमने तो आयरलैंड से लिए हैं और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं, आप कहेंगे ने स्पेन से। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भैया अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है? आप कहेंगे सर भारत ने आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। आप कहेंगे सर कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक है? भारत ने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? स्पेन से। भारतीय संविधान के किस भाग में इनको शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से इंस्पायर्ड हैं ये, कहाँ से प्रेरित हैं? आप कहेंगे आयरलैंड से प्रेरित हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? स्पेन से। अब इम्पोर्टेंट चीज बनती है कि सर इनका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, किस पर्पस से इन्हें जोड़ा गया। जब बात ये चल रही थी कि भाई संविधान सभा ये विचार कर रही थी कि भारत में जो राज्य हैं, प्रत्येक राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए कुछ नया प्रावधान करना चाहिए, कुछ नई चीजें जोड़नी चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम बात ये कर रहे हैं कि सर आयरलैंड के कुछ महत्वपूर्ण राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रेरित होकर, हालांकि स्पेन से भी हम ले सकते थे, हमने स्पेन से नहीं लिए, हमने आयरलैंड से इसलिए लिए क्योंकि आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे। आयरलैंड ने कुछ चेंज किया, कुछ और अच्छी चीज़ें जोड़ी, और उसमें और कुछ अच्छी चीज़ें जोड़कर हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल सा हो जाएगा। आप कहेंगे सर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। तो आप बता देना सर जो कल्याणकारी राज्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके बिहार पुलिस में, जो प्रीवियस ईयर है ना बिहार पुलिस, आप कहेंगे सर बिहार पुलिस, चाहे वो आपका SI हो, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो, ये PYQ की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ये PYQ में आता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। आवाज़ प्रॉपर जा रही है? बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ जा रही है बेटा। चलिए, अब बात आती है कि सर यहाँ पर बात आ गई थी कि राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात हुई थी, इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, ठीक है? यहाँ पर बात है कि DPSP को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। DPSP कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल पावर। कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के उल्लंघन पर किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनको वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, ये लीगल पावर नहीं रखते। अब आप कहोगे क्या सर अनुच्छेद 42 का उल्लंघन हो जाए, 43 का उल्लंघन हो जाए, 48 का उल्लंघन हो जाए, 50 का उल्लंघन हो जाए, तो क्या हम किसी न्यायालय में जा सकते हैं? कि सर जो आर्टिकल हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, हम किसी भी आर्टिकल के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते।
लेकिन एक आर्टिकल है आर्टिकल 39D, जिसमें लिखा है महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। उसको अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सर डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके उल्लंघन पर हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि किसी भी न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है। आप कहेंगे सर भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। कहां से कहां तक हैं? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान करना या प्रोविजन करना जिससे कि राज्य में जो जनता है उसका कल्याण हो सके, हमारा आपका सबका कल्याण हो सके, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। डीपीएसपी के उल्लंघन पर किसी भी न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। रोबिन कह रहे हैं कि सर इन्हें याद करने का, अनुच्छेद याद करने का कोई उपाय बताइए। देखिए, मेरा उपाय जो मैं पढ़ता था जब मैं 2011 में तैयारी करता था यूपीएससी की, तो मैं 2011 से 2015 तक मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। तो मैं क्या करता था, मैं आर्टिकल्स को 4-5 बार पढ़ता था, कंटिन्यू रिवीजन करता था। उसके बाद फिर मैं उन आर्टिकल्स को लिख लेता था। ठीक है, कॉपी बंद करी, फिर कोई एक गाना सुना 40 सेकंड का, 45 सेकंड का, उसके बाद फिर मैं उनको लिखना स्टार्ट करता था। अच्छा, अनुच्छेद 41 है, अच्छा क्या होगा इसमें, ये होगा, फिर 42। फिर हमारा जो माइंड है ना वो सोचना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, 42 में क्या पढ़ा था, ओहो मानवोचित दशा प्रसूति सहायता, ठीक है लिख दिया। तो वो फिर हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है, फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है माय डियर। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आ जाती है कि सर कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, अगर मैं हाथ से लिखूंगा तब भी मैं यही लिख पाऊंगा, इससे शायद सुंदर राइटिंग में हाथ से नहीं लिख पाऊंगा, है ना, इससे सुंदर मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, और यही स्टेटमेंट मुझे लिखने हैं। हाँ, मुझे कुछ और ज़्यादा समझाना होता तो मैं ज़रूर हाथ से लिख कर पढ़ाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हाथ से लिख कर पढ़ाऊंगा, पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि सर केटी साहा, ये केटी साहा हैं। ठीक है, इन्होंने ये कथन है कि भैया डीपीएसपी को लेकर किसने क्या कहा था, कथन यानी कि स्टेटमेंट। आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट हैं, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बता देना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। आप कहेंगे सर ये आप लोग याद रखना कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक दैट पेज एट बैंक कन्वीनियंस, कि भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक ऐसा चेक बताया जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है। ये किसने कहा था? आप कहेंगे सर केटी साहा ने। कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में किसने कहा था कि ये बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किए जाते हैं? तो केटी साहा ने कहा था। किसने कहा था? केटी साहा ने। नोट्स कैसे बनाए? जैसे ये लिखे हुए सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स बनाइए, जैसे ये लिखा हुआ है ना सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स बनाइए। ठीक है, ऐसे ही बनाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 उद्देश्य प्रेरित, ऐसे ही करके बनाइए नोट्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोगों ने बात कर ली, यहां पर हमने सारी चीजों पर चर्चा कर ली। तो आप कहेंगे सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? केटी साहा ने कहा। किसने कहा? केटी साहा ने कहा था। तो आप कहेंगे सर किसने कहा था? तो ये कहा था केटी साहा ने। चलिए जी ऑस्टिन की बात करते हैं। यहाँ पर हम जी ऑस्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन के बारे में यहाँ पर डीपीएसपी
चलिए, तो ये हमने पढ़ा। अब बात आती है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन। आप कहेंगे सर ग्रेवलिन ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन की बात हो रही है तो आप कहिएगा कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। देखिए, कॉल्ड द डीपीएसपी द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही जी ऑस्टिन है जिन्हें ग्रेवलिन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे सर ग्रेवलिन, ग्रेवलिन। आप कहेंगे सर इन्हें ग्रेवलिन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लीज नोट में चाहे तो लिख लेना। जी ऑस्टिन की एक बुक है जिसमें इन्होंने क्या कहा था? आप कहेंगे सर इनकी एक बुक हो जाएगी, इनकी एक बुक है जिसे कहते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भैया इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था, इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इसमें इन्होंने लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, और कांग्रेस भारत। चलिए, ये किसने कहा था? कांग्रेस भारत। ये किसने कहा था? आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट किसने लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में? तो आप कहेंगे सर ये किताब का नाम है, और इस किताब में एक कथन लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये जी ऑस्टिन ने लिखा है। और इसी बुक के लिए 2011 में भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने जी ऑस्टिन को, किसको? जी ऑस्टिन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्मश्री, आप कहेंगे सर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, सम्मानित किया। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? चलिए, ये सारे पॉइंट हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। बहुत बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने भैया वो शॉर्ट में लिख दिया डीपीएसपी। कि साहब ये बताएं कि केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। और जी ऑस्टिन की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने डीपीएसपी को संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा था। क्या कहा था? एक अनोखी विशेषता कहा। डीपीएसपी संविधान की एक अनोखी विशेषता है। डीपीएसपी कॉल्ड अ यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जी ऑस्टिन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक में एक कथन लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2011 में इस पुस्तक के लिए जी ऑस्टिन को पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। और ये किसने दिया है बेटा पुरस्कार इन्हें? आप कहेंगे भारत सरकार ने। किसने? भारत सरकार ने। ठीक है जी। आप कहेंगे 2011 में भारत सरकार के द्वारा जो विदेशी पुस्तक राइटर हैं जिनका नाम है जी ऑस्टिन, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेटा रुपेश मैं क्लास के नोट्स पहले तो दे दूं, लेकिन आप लिखते तो नहीं है। मैंने मूल अधिकार की पीडीएफ कितने टाइम पहले दी थी? मैंने संविधान सभा में पूरी पीडीएफ दे दी थी। क्या किसी ने वो लिखी? आज तक नहीं लिखी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। 2011 बेटा, 2001 कहां लिख दिया? भाई आप क्यों ये उल्टी सीधी वो चीजें करते हैं? 2001 मैंने कभी भी नहीं लिखवाया है। पता नहीं नाम लेने के लिए आप गलत कमेंट करेंगे।
कि चलो नाम ले लिया जाएगा इसी बहाने कि आपने 2001 लिखवाया था। कहाँ लिखवाया मैंने 2001? मैंने कभी नहीं लिखवाया 2001, 2011 ही मैं लिखवाता आया हूँ। कुछ भी आप बोलोगे कि चलो इस बहाने नाम ही ले लिया जाएगा, है इस बहाने और नाम नहीं लिया जाता। प्लीज बी सीरियस, इट्स योर फ्यूचर। अगर अपने भविष्य के लिए अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो आने वाला समय आपके लिए कभी भी सीरियस नहीं होगा। समझ रहे हैं आप कि अभी का समय है, जो मेहनत कर लोगे कर लोगे, 2-3 साल के बाद ना तो आपसे मेहनत होगी, ना ही भैया कहीं भी सिलेक्शन हो पाएगा। और ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। और इस सच्चाई को ही आप लोग एक्सेप्ट कर लो। ये सच्चाई वो है कि बहुत शानदार तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, बहुत शानदार। तो यहां पर हमने पढ़ लिया। हाँ जी, यहां पर हमने पढ़ लिया, जल्दी जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे फैक्ट आपने लिख लिए कि भैया अंबेडकर साहब ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अनोखी विशेषता है। क्या है जी? अनोखी विशेषता है। जी ऑस्टिन ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। ठीक है। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर केसी व्हीलर ने क्या कहा था। केसी व्हीलर ने क्या कहा है? आप कहेंगे सर ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या कहा है? डीपीएसपी को क्या कहा? लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। ठीक है जी। आप कहेंगे सर यानी कि इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा था? केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था मेरे लाल? ये मक्खी बड़ा परेशान कर रही है भाई। देख रहे हैं ये मक्खी का? भाई मक्खी का इलाज करो। भारतीय संविधान भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। क्या कहा था? अर्ध संघीय कहा था। ठीक है जी। क्या कहा है इन्होंने? अर्ध संघीय कहा। ठीक है, अर्ध संघीय कहा। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा सेमी। इसको बोलते हैं क्यूसी फेडरल, कि भैया क्यूसी फेडरल किसने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? तो केसी व्हीलर ने कहा था। और इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है। अब बात आ जाती है एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। इन्होंने क्या कहा है? लक्ष्मीमल सिंघवी ने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान है डीपीएसपी। ठीक है। तो आप कहेंगे सर इन्होंने कहा कि डीपीएसपी क्या है जी? डीपीएसपी तो आप मुझे बता देना क्या कर रहा है ये भाई। इस मक्खी को हटाओ, ये लिखने क्यों नहीं दे रही? ये लिखने क्यों नहीं दे रही? चलिए, कौन से सूरज कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं एक बार बताना सूरज माय डियर। कौन से क्लास की बात कर रहे हैं, किस बैच की बात कर रहे हैं आप? सूरज एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं चेक करवा लूंगा। ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूं। ठीक है। चलिए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर संविधान के जीवनदायी प्रावधान, जहां आप कह रहे हैं ना हैंड रिटन वाली पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो आप उसको जो है, अच्छा चलिए मुझे एक बार उस बैच का नाम बताइए। चलिए अब एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए कि जहां आपको लग रहा है ना कि वो हैंड रिटन पीडीएफ, उसके बराबर में बोर्ड पीडीएफ भी होगी। एक बार वो बोर्ड पीडीएफ ओपन कर लीजिए, एक बार वो बोर्ड पीडीएफ ओपन कर लीजिए। ठीक है, जहां पर आपने वो हैंड रिटन में देखा है ना 2001, वहां पर आप बोर्ड वाली पीडीएफ ओपन कर लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है, हो सकता है जो उस बच्चे ने पीडीएफ लिखी हो उसने कर दिया हो ऐसा, क्योंकि पीडीएफ मैं खुद नहीं लिखता हूं भाई। ठीक है, मैं ये लिखता हूं बोर्ड पे। तो आप एक बार उसको देख लेना और मुझे वो बैच बता देना। ठीक है, और ऐसे आरोप मत लगाना कि आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, हाँ, कभी भी किसी भी टीचर पे, किसी भी बच्चे पे जो बोल रहा हो तो उस पे ये मत बोलना कि आप झूठ बोलते हैं। प्लीज सम मैनर्स माय डियर। चलिए,
आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि सर लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सर एलएम सिंघवी ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को, डीपीएसपी को संविधान के जीवनदायी प्रावधान कहा था। क्या कहा था? प्रावधान कहा था। टीटी कृष्णमाचारी, आप कहेंगे सर टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान कहा, अ रियल डस्टबिन ऑफ इमोशन, आप कहेंगे सर वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। क्या कहा था? सच्चा कूड़ादान कहा था। आप कहेंगे सर कूड़ादान कहा था। ठीक है जी, क्या कहा था? कूड़ादान कहा। चलिए ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। राखी कह रही है सर 2011 ही तो लिखवाए थे। चलिए बहुत बढ़िया राखी, धन्यवाद। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर मैंने 6 स्टेटमेंट लिखवाए हैं, ये भी आपके 3 स्टेटमेंट हो गए, ये आपके 3 स्टेटमेंट हो गए, इनको आप पढ़ना। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब कानून बनाते समय संसद कानून बनाती है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर कानून बनाना चाहिए। हालांकि इसके उल्लंघन की बात नहीं होती, इसके उल्लंघन की बात नहीं होती, ठीक है भैया। अनुष्का, मैं बार बार बोल चुका हूं इन चीजों को लेकर, जो जिसका नाम जैसे होता है वैसे ही आता है। ये केसी साहब, केसी व्हीलर लिखा हुआ है, केसी व्हीलर ही आएगा आज तक कभी भी। मैं भी बेटा, मैं भी पढ़ा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े ही आपको पढ़ा रहा हूँगा। मैंने भी प्रिपरेशन की है गवर्नमेंट्स की, मैंने 2 बार पीसीएस भी निकाले हैं, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस मैंने निकाले हैं, ठीक है। तो मैं बिना पढ़ के तो नहीं आया हूँगा यहाँ तक। आज तक के रिकॉर्ड में मैं 2011 से पढ़ रहा हूं और 2016 से पढ़ा रहा हूं। आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी ये नाम पूरे नहीं आए हैं कि भाई इनका पूरा नाम बताइए, इनका पूरा नाम। हम खुद एज्यूम कर लेते हैं, हमें जो याद करना होता है हम उसको याद नहीं करते। जो टीचर कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको हम नहीं पढ़ते, हम किसको पढ़ेंगे? इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में तो यही आने वाला है कि केटी शाह का पूरा नाम बता दो, टीटी कृष्णमाचारी का पूरा नाम बता दो। नहीं आता माय डियर, ये सारी चीजें नहीं आती हैं, समझ गए आप लोग? ठीक है। अब बात आती है सर कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से। यहां पर आप लोग बात करेंगे जल्दी फटाफट से, 1 मिनट का समय आपके पास है। लिख लिया, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब बात आ जाती है यहां पर आर्टिकल्स की। अब यहां पर हम बात करेंगे आर्टिकल्स। देखिएगा अनुच्छेद 36, हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था राज्य की परिभाषा, तो सेम जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है वही अनुच्छेद 36 में है, और वही परिभाषा किस में होगी? आप कहेंगे आर्टिकल 152 में। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, इनमें राज्य की परिभाषा है। और राज्य की परिभाषा से यहाँ पर मतलब ये होगा, यहाँ पर मतलब ये होगा, तो आप लोग बस ये बताइएगा कि सर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्या यहाँ पर स्टेट हमारे भारत की बात हो रही है, आपके बिहार की या यूपी की या किसी और राज्य की बात हो रही है? आप कहेंगे सर यहाँ पर स्टेट हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे राज्य को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है कि सर ये बताइए राज्य की परिभाषा हमने पढ़ ली। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट एनफोर्स्ड, आप कहेंगे डीपीएसपी कैन नॉट enforced by any court, this is
नॉट डिबेटेबल। इनको लेकर वाद विवाद नहीं किया जा सकता, इनको लेकर बहस नहीं हो सकती, कोर्ट में चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मेरी ना एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, लड़कों से, जो लड़कियों को ग्रुप में मैसेज करते हैं ना टेलीग्राम ग्रुप से, फिर वो उनके पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। ठीक है, क्योंकि बेटा लड़कियां भी पढ़ रही हैं, उन्हें पढ़ने दो, उनको क्यों पर्सनल मैसेज कर रहे हो? मैसेज करने से क्या ही हो जाएगा? मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बड़ा भाई मानते हो, टीचर तो खैर छोड़ ही दो, टीचर तो खैर आप क्या ही मानेंगे, अगर भाई मानते हो ना तो ये हरकत बंद कर दो कि कोई भी लड़का किसी लड़की का नाम देखकर उसको मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है। आप कहेंगे सर डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दिस इज नॉट डिबेटेबल। मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह वाद्य योग्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 38(1). इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। ये राज्य की ड्यूटी है। ठीक है, it is the duty of state to ensure social, economic and political justice to all the people। हर व्यक्ति के लिए राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह हर व्यक्ति के लिए क्या करे? जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और भैया कौन सा? पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराए। यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 38 में। और इसी को हम कहते हैं कि सर ये कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है। किसकी बात करता है? कि सर किस राज्य में कल्याणकारी बनाने की बात की गई है? कल्याणकारी राज्य बनाने का भैया प्रावधान किसमें दिया गया है? बनाने का प्रावधान। आप कहेंगे सर बनाने का प्रावधान। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग मुझे बताइए, यहां पर आप लोग मुझे बताइए कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो वो दिया गया अनुच्छेद 38 खंड 1 में। यानी कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जब न्याय देगा तो भैया लोगों को क्या मिलेगा? लोगों को क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे भैया लोगों को क्या मिलेगा? सामाजिक वैलेंस, सोशल बैलेंसिंग होगी, जिससे राज्य कल्याणकारी बनेगा। क्या बनेगा? राज्य कल्याणकारी बनेगा। चलिए, हाँ आदित्य, आर्टिकल कोई धारा बोला जाता है, धारा को ही आर्टिकल बोला जाता है, लेकिन जो आईपीसी थी, सीआरपीसी, अब उन्हें बंद कर दिया। भैया बीएनएस की धारा आ गई है, लेकिन बीएनएस की धाराओं को अनुच्छेद नहीं बोल सकते, उन्हें सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आजाद, धन्यवाद माय डियर। चलिए साइड रहें, बिल्कुल साइड हैं जी, बिल्कुल साइड हैं जी, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए चलिए भैया लिख लीजिए। कुछ लाइन थी, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। कुछ लाइन थी बहुत महत्वपूर्ण कि, चलिए पहले नोट करिए फिर मैं लाइन सुनाऊंगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी से नोट करके थम करिए। लिख लिया भैया? चलिए लिख लिया? चलिए सुना दें? चलिए सुनाते हैं।
कि हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम कर रहे हो अपनी महफिलों में, हमें बदनाम कर रहे हो अपनी महफिलों में, हम भी सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से, लिख लिया, आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, या ये भी हम कह सकते हैं कि सर ये भी कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है कि सर इसमें भी कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सभी लोगों को समान रूप से न्याय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड प्रोविजन फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली वीक पर्सन। ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और सभी को समान रूप से न्याय दिया जाएगा। ठीक है जी, सभी को समान रूप से न्याय दिया जाएगा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, मजा आ गया गुरुजी शायरी में, बिल्कुल ये कुछ बच्चों पर आधारित थी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा कि सर यहाँ पर अनुच्छेद 38 और 39 दोनों को ही कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं, दोनों ही कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि सभी को समान रूप से न्याय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 39 घ या डी क्या कहता है, स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। तो आप कहेंगे सर प्रोविजन फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किसमें की गई थी। तो आप यहां पर लिख लीजिए जल्दी से, चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए। हाँ जी लिख लिया। अच्छा अरुण, कोई बात नहीं मेरे लाल। चलिए लिख लीजिए आप लोग कि 39 में भी कल्याणकारी बनाने की बात की गई है राज्य को, जिसमें लिखा है कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन, या इसमें ऐसे कह सकते हैं कि सर इसमें हम लिख सकते हैं कि सर सामाजिक कल्याण के लिए, इसमें हम कह सकते हैं सामाजिक सामाजिक कल्याण के लिए, कल्याण के लिए विशेष प्रावधान, प्रावधान किसमें है, प्रावधान आप कहेंगे 39 में। 39 का कहता है कि सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को विधिक सहायता दी जाएगी। आपने देखा होगा ना कि कोई कोर्ट में बड़ा गरीब जाता है तो वो कहता है साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वकील कहाँ से हायर करूं। तो जज साहब कहते हैं कि हम आपको सरकारी वकील दे देते हैं, तो उन्हें सरकारी वकील भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो यहीं से मिलता है। अनुच्छेद 39 घ इसमें लिखा है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 डी में किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आजाद, आपने वो स्केच बनाया था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने वो कल शायद अपना स्टोरी पे भी डाला था। ठीक है ठीक है, धन्यवाद आजाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लिख लिए आप लोग यहाँ तक, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आजाद। हाँ जी, चलिए ये सारे पॉइंट लिख लिए होंगे आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात होगी कि भैया अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये भैया गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, आप कहेंगे गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित होगा, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है जी, किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित। आप मुझे बताएंगे सर किस पर आधारित है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। अनुच्छेद 42 में लिखा है कार्य करने न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं।
ठीक है कि भैया यहाँ पर आप कहेंगे सर जैसे कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा, कि भैया शिक्षा भी ले सकते हैं और रोजगार, जैसे कि मनरेगा है कि 365 दिन में 100 दिन का उन्हें भी रोजगार दिया जाता है, तो वो किस में हो जाएगा, वो इसी में होगा। ठीक है। अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं एवं प्रसूति सहायता, महिलाओं को मैटरनिटी हेल्प, यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे भैया गर्भवती यानी कि प्रसूति सहायता मिलेगी। जैसे कि जिस फैक्ट्री में जिस कंपनी में वो काम करती है उसे वहाँ पर 6 महीने की जो प्रसूति, महिला गर्भवती होने के साथ साथ उसे 6 महीने की छुट्टियां मिलेंगी विद पेड, यानी कि उसकी जो है सैलरी भी आएगी। जो रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं वो महिला यदि कोई गर्भवती है तो उसे 6 महीने का घर पर काम करने का अधिकार भी है और 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है और उसे सैलरी भी मिलती है, उसे सैलरी भी मिलती है। ठीक है जी। चलिए, तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद 42 में, किसमें, अनुच्छेद 42 में। ठीक है माय डियर। चलिए जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जल्दी से बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। बैटरी। चलिए अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, अभी आवाज आ रही होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट कराऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा फिर इतना याद भी नहीं कर पाओगे आप। उतना ही पढ़ेंगे जितना में आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी दे सके। यानी कि अनुच्छेद 43 में क्या लिखा है कि जो मजदूर हैं, जो कृषि में, जो एग्रीकल्चर में, जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उन्हें उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी है यहाँ प्रसूति सहायता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 43 की कि भैया जो मजदूर हैं उन्हें उनके कार्य की एक उचित मजदूरी मिल सके। न्यूनतम मजदूरी, सरकारी मजदूरी का मतलब है कि जो सरकारी रेट फिक्स किया गया, मतलब जैसे कि 383 या 283 रुपये सरकारी रेट फिक्स है, इससे नीचे मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। वैसे तो आजकल 500 रुपये तो नॉर्मल दिहाड़ी होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर, लिखा इट इज़ द ड्यूटी of the state to ensure that all laborers engaged in agriculture and industry get fair wages for living, कि भैया राज्य का कर्तव्य है कि वे कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। 43 का क्या कहता है? 43 का में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? भागीदार बनाया जा सके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो रूल बन रहे कंपनी में, तो उसमें भी लेबर यूनियन का अधिकार होना चाहिए। लेबर का जो उसमें यूनियन लीडर होता है उससे विचार विमर्श करके ही कंपनी जो है, संस्थान जो है, कोई भी कानून या रूल बनाए। राज्य सहकारी समितियों का गठन इंपॉर्टेंट है कि सर 97वां संविधान संशोधन, इससे कब किया गया? आप कहेंगे 97वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम,
अधिनियम 2011, ठीक है, द्वारा जोड़ा गया है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अपना बाजार है, अपना बाजार है, बिग बाजार है, विशाल मार्ट है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा। जो सहकारी समितियां हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, इनका गठन होगा। ठीक है जी, चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग लिख लीजिए और उम्मीद है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।